हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस नंबर 24 जो कि होगा जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम्स। जो है जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 2024 का जो पेपर होने वाला है, 5512 वैकेंसी जो है जिसमें, तो उसी के प्रिपरेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट है जिसमें 100 क्वेश्चन आने हैं। तो 100 क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार, आपके एग्जाम के मोड के अनुसार जो है प्रैक्टिस सेट लिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा। सबसे पहले हम हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन हिंदी का कुछ इस तरीके से दिया गया है कि जिस समास के पूर्व व उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, ये बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में परिभाषा दिया गया है समास का, हमें बताना है कि किस कौन से समास की परिभाषा है। देखिए, जहाँ पर समास जहाँ पे दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, यानी कि समान होता है और समान रूप से प्रधान होता है और दोनों संज्ञाएं होती हैं या फिर विशेषण होता है, तो वो होता है द्वंद्व समास। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये और इसमें जब विग्रह कर देंगे तो और या फिर या, ये दो शब्दों से अलग होता है ये शब्द। जैसे कि रात दिन, इसमें एक हाइफन भी लगा होता है, अमन, रात दिन, माता पिता, ठीक है, माता पिता, सुख दुख, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सब आपके जो है द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से एक कथन कौन सा इसमें से गलत है, ये बताना है। गलत कथन इसमें से बताना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये संधि की परिभाषा है। जब दो वर्ण मिलते हैं, चाहे स्वर स्वर से मिले चाहे स्वर व्यंजन से मिले, तो वहाँ पे संधि बनती है। दो स्वरों के मेल के उत्पन्न से विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, तो ये भी सही है। संधियों की परिभाषा दी गई है, तो इसमें तीनों सही हो जाएगा। डी पार्ट गलत हो जाएगा। विसर्ग से साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं, तो ये गलत है। विसर्ग का परिभाषा क्या है, विसर्ग संधि का परिभाषा क्या है? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल कर रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। विसर्ग का उदाहरण जैसे कि निश्चल, निह प्लस छल, इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका संधि करने के बाद निश्चल, निश्चल, सॉरी निश्चल हो जाएगा, निश्चल। ये इस तरीके से ये दोनों बिंदियां जो होती हैं विसर्ग कहलाती हैं। ठीक है, चलिए, ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक है? ठीक है, ठीक समय पर आ जाना, इसमें कारक बताना है, कौन सा कारक हो जाएगा, इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सभी होता है, तो उसी को कारक बताने कि इसमें कौन सा कारक प्रयोग किया गया। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो पर शब्द आया है, और पर शब्द जो आता है तो वो किस प्रकार के, अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे किस कारण हो जाता है, तो ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। तो डी सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अधिकरण कारक का जो परसर्ग होता है वो होता है में पर। ये दो अगर आपको शब्द मिल जाते हैं वाक्य में तो वहाँ पे अधिकरण कारक हो जाता है। कर्म कारक का परसर्ग क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने। ठीक है, जहाँ पे ने आ जाए। करण कारक का होता है से अथवा द्वारा, ये सभी आ जाए। ठीक है, संप्रदान कारक के लिए को, के लिए, और इसके अलावा हेतु अगर आ जाता है या फिर आपको वास्ते शब्द मिल जाता है तो भी ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अपादान, अपादान कारक में से अगर आता है वो भी ये अलग होने की परिस्थिति को दर्शाता है, तब वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। नहीं तो अगर अलग नहीं आ रहा है और से शब्द मिल रहा है तो वो करण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? ऊष्म व्यंजन, व्यंजन की हम पिछले प्रैक्टिस सेट, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछला प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। उसमें ये व्यंजन है जैसे कि ऊष्म व्यंजन, कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, इस सभी के बारे में विस्तार से बात किया गया। यहाँ पे ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, सा सा साह ये सभी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा। अगला प्रश्न है, जीवा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण स्थान को हम लोग कहते हैं वत्सर, वत्सर
कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ पे कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि पूर्ण विराम से कम रुका जाता है और अल्प विराम से ज़्यादा रुका जाता है, तो उस चिन्ह को सॉरी उस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? उस चिन्ह कौन सा चिन्ह हम लगाते हैं? तो जहाँ पे ये दोनों प्रक्रियाओं के बीच में होता है वहाँ पे हम अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह एक बिंदु होता है, नीचे इस तरीके से कामा होता है, तो ये अर्धविराम कहा जाता है। ठीक है। विस्मयाद बोधक इस तरीके से होता है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निरानुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना, यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सी अशुद्ध हो जाएगी? तो वो वर्तनी है छिद्रान्वेषी। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। यहाँ पे छिद्रान्वेषी किस तरीके लिखा जाता है? छिद्रान्वेषी इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे पेट चिरवा वाला सा लगता है, ना कि ये वाला सा लगेगा। ठीक है, तो यहीं पर गलती थी। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही रूप बताना। इसमें से कौन सा युग्म सही है? लोहकार का लोहार दिया गया, लक्ष्य का लाख दिया गया, अर्घट का रहट और मिष्ट का मीठा दिया गया। इसमें से कौन सा एक सही युग्म है? सही वाले युग्मों की अगर हम बात करें तो सी पार्ट सही है। अर्घट का रहट हो जाता है और लोहार का तत्सम लोहकार नहीं होता, लोहार का तत्सम लौहकार होता है। लौह माने ला पे औ के मात्रा, ना कि ला पे ओ के मात्रा। लाख का तत्सम क्या होता है? लाख का तत्सम लक्ष्य होता है, इस तरीके से वाला लक्ष्य। ठीक है। मीठा का तत्सम मिष्ट होता है, मिष्ट, लेकिन ये वाला सा इसमें रहता है बीच में। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द बताना है। अगले प्रश्न में विलोम शब्द कौन सा इसमें से अलग मतलब गलत है? घात का प्रतिघात, ठीक है, प्रसारण का संकुचन होता है, घात का प्रतिघात होता है, खग का मृग होता है, शाश्वत का सदैव नहीं, तो ये पर्यायवाची हो गया। शाश्वत का विलोम क्या होता है? शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। नश्वर, शाश्वत का विलोम क्या होता है? नश्वर। और सदैव का विलोम क्या होता है? वीरत। सदैव का विलोम क्या होगा? वीरत हो जाएगा। तो आंसर सी ऑप्शन में आपकी गलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश जो विद्वान रावण पर है, ये किस प्रकार का पदबंध है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा पदबंध हो जाएगा? यहाँ पे संज्ञा पदबंध का उदाहरण है सी पार्ट। संज्ञा पदबंध क्या होता है? पदों का ऐसा समूह होता है जो वाक्य में संज्ञा पद के स्थान पर प्रयोग होता है, वही कार्य करता है जो अकेला एक संज्ञा कर रहा होता है। ठीक है, तो पदों के उस पदबंध को क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पे चाहे लिख दो रावण बहुत विद्वान था, तो ये एक संज्ञा हो जाएगा, राजा रावण बहुत विद्वान था। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे लंका का राजा रावण विद्वान था, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा लंका का राजा रावण, क्योंकि जो काम रावण कहने से ही मात्र हो जा रहा था, मतलब रावण मतलब क्या? लंका का राजा रावण ही है ना, तो अगर हम इसको ना लगाएं तब भी सही है। अब इसको अगर हम लगा रहे हैं लंका का राजा, तो ये क्या हो जाएगा? ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है? ये सब किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, किस तरीके से आते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर आपका ए ऑप्शन सही है, उत्तम पुरुष के उदाहरण। ठीक है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तू, तुम लोग आता है ना, तुम और तुम लोग, ये सब आता है किसमें? उत्तम मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में ये है वह है, अगर आपको आ जाए तो ये सभी इसके आप, वह, ये सभी हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से प्रकार की इसमें क्रिया की बातें की गई है। ठीक है, 12th के अगर हम बात करेंगे तो आंसर बी पार्ट है, द्विकर्मक क्रिया इसमें है। ठीक है, कौन सा है? दीपा ने गाय को चारा खिलाया। द्विकर्मक क्रिया मतलब जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे जो है द्विकर्मक कहते हैं। तो गाय को चारा खिलाना, अब यहाँ पे 2 कर्म आ रहा है, तो इस तरीके से द्विकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। वाक्य का काल पहचानना। इसमें कौन सा काल, किस प्रकार के काल में ये वाक्य लिखा हुआ है? तो ये लिखा गया है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल मतलब आपको कैसे समझ में आएगा? तो वहाँ पे उनके लास्ट में रहे थे, रही थी, रहा था, इस तरीके से शब्द जुड़ते हैं अपूर्ण भूतकाल में। मतलब कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन वो समाप्त होने का कोई विज्ञात नहीं है, तो अपूर्ण भूतकाल। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः उस कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य क्या कहलाते हैं?
जहाँ पे कर्ता की वाक्य की प्रधानता होगी वहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा, जहाँ पे कर्मवाच्य होगी वहाँ पे कर्म, जहाँ पे कर्म की प्रधानता वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अब ये अलंकार की परिभाषा दिया गया है, तो ये अलंकार होता है विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना अलंकार क्या होता है? जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो। जैसे कि परिभाषा उदाहरण से समझिए, उदाहरण क्या है? जैसे कि एक उदाहरण होता है बिनु पग चले सुने बिनु काना। ठीक है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें अगर हम बात करेंगे इस वाक्य में, तो इस पद में अर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि बताया जाता है कि ईश्वर बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के होते ना होते हुए, मतलब हाथ के ना होते हुए कई तरह के काम करता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिना किसी कारण के काम हो रहा है। तो इस प्रकार के उदाहरण किसमें चले जाते हैं? विभावना अलंकार। सॉरी। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, बताना क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो निष्कवच उपन्यास क्वेश्चन नंबर 17 में ये हो जाएगा राजी सेठ। आंसर ए पार्ट सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो किस प्रकार के जो है सूचना प्रकाशित होती है? किसमें? ज्ञापन में होता है, कार्यालय आदेश के अनुसार होता है, या अधिसूचना में होता है, परिपत्र में होता है? बताना। इसका क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा, इसको हम कहते हैं अधिसूचना। ठीक है, ये चिन्ह दिया गया है प्लस प्लस प्लस, इस रेखांकित चिन्ह का नाम क्या है? ये बताना क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसको हम कहते हैं लोप सूचक चिन्ह। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से आंख का पर्यायवाची अक्षि होता है, आंख का पर्यायवाची नयन भी होता है, दीर्घ भी होता है, दृगम्बु नहीं होता। दृगम्बु किसका पर्यायवाची है? फिर दृगम्बु जो होता है वो आंसू का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। आंख के पर्यायवाची में अगर हम चलें तो यहाँ पे बात करें तो दृष्टि आंख का पर्यायवाची, नेत्र आंख का पर्यायवाची, विलोचन आंख का पर्यायवाची। इसके अलावा लोचन भी होता है। ठीक है, चक्षु के अलावा अम्बक और नयन, ये सभी जो होते हैं ये आंख के पर्यायवाची होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको एक वाक्य में हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं अवीरा। अवीरा कहेंगे। आंसर है पार्ट। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करें तो शराब जो होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होती है। ठीक है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इसमें तेज क्या है? तेज। मोहिनी तेज दौड़ती है, अगर इसमें देखेंगे किस प्रकार क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। स्थानवाचक होगा नहीं, कालवाचक भी होगा नहीं, प्रमाणवाचक भी नहीं होगा। राम घर गया और श्याम बाजार है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? और शब्द बताना है, क्या हो जाएगा इस वाक्य में? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये संयोजक शब्द है। ठीक है, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है एक साथ, तो ये संयोजक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है? ठीक है, सम उपसर्ग से बना हुआ समास शब्द कौन सा होगा ये बताना 25 में। तो सम उपसर्ग से इसमें संस्कार बना हुआ। ठीक है, संस्कार, तो ए पार्ट से ये। अब क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक आपको ये जो है गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संप्रेषण का प्रमुख माध्यम इसमें से क्या होगा? भाव, भाषा, विचार, समाज। अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे इसके बाद इसका आंसर का निकल के आएगा भाषा होता है। ठीक है, मनुष्य भाषा का अर्जन किससे करता है? ये गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर क्या निकल के आएगा? तो अपने समाज और परिवेश से करता है। भाषा की गतिशीलता का संबंध किसे भी गद्यांश से है? इसका आंसर है सी पार्ट, सामाजिक व्यवहार से। जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं आविकारी। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्द जब आप पढ़ेंगे गद्यांश को तो निकल के आएगा कि ए पार्ट इसका सही है, विकारी शब्द है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे जीएस के। विटामिन का संश्लेषण किस में होता है? विटामिन का संश्लेषण जो होता है वो किस में होता है? रक्त में होता है, प्लीहा में होता है, शरीर में, या फिर यकृत माने कि लीवर में होता है, या फिर अग्न्याशय में होता है?
तो विटामिन की संस्करण की बात करें तो ये होता है लीवर में यकृत में, ठीक है, इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा 1918 में सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया था, ठीक है। 1918 में जो गांधी जी ने सूती मिल कर्मचारियों के लिए सत्याग्रह किया था और किस राज्य में शुरुआत किया था ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, गुजरात राज्य में किया गया था, बी पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत में बाल लिंग अनुपात को किस आयु वर्ग के में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। तो बाल लिंग अनुपात, शिशुओं का लिंग अनुपात जो है ये 0 से 6 वर्ष के मध्य लिया जाता है, तो डी पार्ट करेक्ट है। जोग प्रपात किस नदी पर बना, अगला क्वेश्चन है 49, जोग प्रपात। जोग प्रपात की अगर हम बात करें तो ये शरावती नदी पर बना है, ए पार्ट सही हो जाएगा। किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जो है झरना है, ठीक है, सबसे ऊंचा झरना दूसरा ये है जोग। तो पहला कौन होगा उसको भी जानते रहिए, पहला का नाम है कुंचिकल। कुंचिकल, क्या नाम है, कुंचिकल, जो कि पहला है भारत का सबसे ऊंचा झरना। और ये कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में है। किस नदी पर है, वाराही नदी पर, वाराही नदी पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विश्व व्यापार संगठन माने कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका मुख्यालय पूछा गया, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जो कि जी है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये फाउंडेड कब हुआ था WTO, 1995 में, 1 जनवरी 1995 में ये फाउंडेड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था, और उन चेतावनियों में 11 सूत्रीय में जो ये 3 दिया गया ये उनमें था या नहीं, ये बताना है, क्या सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला दिया गया रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, तो ये उनके चेतावनी में नहीं था। दूसरा है भू राजस्व में 50% की कमी करना, तो ये उनके चेतावनी में था 11 सूत्रीय। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना ये भी था। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 को, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 78 अनुयायियों के साथ। 78 लोग इसलिए जुड़े थे, गांधी जी को जो है मतलब हटा के, मतलब गांधी जी को लेकर 79 थे, वैसे 78 में आए थे। और ये पहुंचे थे, ये यात्रा शुरुआत करने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी पहुंचे थे। दांडी एक जगह का नाम है। 6 अप्रैल 1930 को जो है ये दांडी पहुंच गए थे, और वहां पर पहुंच कर इन्होंने जो है नमक कानून को तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा था। तो ये चीज़ें कुछ सविनय अवज्ञा के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काजी नींबू, ठीक है, खट्टे नींबू जो कहते हैं, ये राज्य फल घोषित किया गया है, और किस राज्य के द्वारा किया गया है ये बताना। तो ये घोषित किया गया असम राज्य में पाया जाता है, असम राज्य के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट। असम राज्य की राजधानी का नाम क्या है, तो दिसपुर है। इस समय वहाँ पे कौन मुख्यमंत्री हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ठीक है। हाल ही में पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन ये किया गया है ओडिशा में। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक गलत है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में किया गया था, जो कि सही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये 2005 में चला। साक्षर भारत 2010 दिया गया है, बिल्कुल गलत है, तो गलत ऑप्शन सी हो जाएगा। साक्षर भारत की शुरुआत हुई थी 2009 में। राष्ट्रीय भारत ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 सही है। लघु उद्योगों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसी समिति ने सिफारिश किया था, तो ये सिफारिश किया गया था आबिद हुसैन समिति के द्वारा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में औषधि विभाग ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। तो ऑपरेशन अमृत शुरुआत किया गया था केरल राज्य के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, केरल राज्य, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। वो कौन सा सुल्तान था जो रक्त और लौह की नीति अपनाया गया था जिसके द्वारा, तो उसका नाम क्या था ये बताना है, ठीक है। ये जो रक्त और लौह की नीतियाँ थी, ये किसके द्वारा अपनाया गया था, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट टाइम इसको बलबन ने अपनाया था। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी अपनाया गया था, लेकिन सबसे पहले बलबन ने किया था। बलबन जो था ये पहला सुल्तान था जिसने किया था। ये गुलाम वंश का सुल्तान बना था, गुलाम वंश का था। गुलाम वंश का कार्यकाल जो था 1206 से 1290 तक रहा था। इसके बाद खिलजी वंश आया, फिर अलाउद्दीन खिलजी बना था उसने। अब यहाँ पे 1266 से लेकर
इसमें 1266 से लेकर 1286 तक इसका कार्यकाल रहा था बलबन का। इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। इसने एक अर्ज की स्थापना की थी, वो याद रखिएगा, दीवान अर्ज की स्थापना बलबन के द्वारा ही किया गया था। ये अपने आप को जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था, ठीक है। जिल्ले इलाही जिसको कहते हैं, जिल्ले इलाही कहलाता था, अपने आप को कहता था। इसने सजदा और पैबोस पर जो है पूर्ण बल दिया था। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयना परियोजना भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कोयना परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में, सतारा जिले। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कोयना परियोजना जो है कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। चलिए, अब कोयना नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान ने राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शक्ति दी है कि वो पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, इनके लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करे? तो किस अनुच्छेद के तहत ये बातें दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 16 के 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 16 के 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? नांगल बांध किस पर बना है? सतलुज नदी पर, सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी दिया गया, जो कि गलत है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। तो नागार्जुन सागर किस पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर जो बना है ये कृष्णा नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर। और किस राज्य में है? ये तेलंगाना राज्य में। इसके अलावा नागल बांध जो है, नागल डैम जो है सतलुज नदी पर बना है, और नागल जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? पंजाब राज्य में, ठीक है। सरदार सरोवर गुजरात में पड़ जाएगा आपका, सरदार सरोवर। और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, ये आपका पड़ता है उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी राज्य कौन सा है? धनी स्थान इसमें से बताना है जहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे पश्चिमी घाट राइट है, बिल्कुल ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में किया था? अपने मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा अपना जो इनका अधिवेशन होता था उसमें इसने इन लोगों ने कब भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव किया था? तो ये किया था मतलब कहाँ पे? तो ये लाहौर में इन्होंने किया था। और इसमें अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पर हुआ था? ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। तो वहाँ पर इसकी स्थापना किया गया था। संस्थापक का नाम था नवाब सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? हेडक्वार्टर इसका बनाया गया था लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी अभी जो है वहीं पे लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। इसमें अगर हम बात करें तो 30 मार्च 1940 को, ठीक है, 30 मार्च 1940 को भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव लाहौर में रखा गया था। बाद में यही पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो दूसरा राष्ट्रीयकरण पूछा गया, इसका मतलब पहला भी हुआ होगा। तो पहला कब हुआ था? पहले की अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था 19 जुलाई 1969। और कितने बैंकों का किया गया था फर्स्ट टाइम? तो 14 बैंकों का किया गया था, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो हुआ वो 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो 6 बैंकों का। तो यहाँ पे दूसरा वाला पूछा गया तो 6 आंसर हो जाएगा इसका, सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम किसका उदाहरण है? मशरूम की बात करेंगे तो ये कवक होता है, यानी कि फंजाई जिसको कहते हैं, तो फंजाई होता है। माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तो माउंट किलिमंजारो जो पड़ता है तंजानिया देश में है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। तंजानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो आंसर इसका ए पार्ट है। अब क्वेश्चन होगा आपके कंप्यूटर से, इनमें से कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो ये किया जाता है लाइट पेन के द्वारा, ठीक है। लाइट पेन के माध्यम से करते हैं। तो लाइट पेन क्या हो जाएगा आपका? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अन्य कौन सा है? तो कीबोर्ड हो जाता है इनपुट डिवाइस, ठीक है, पूछा जाता है कीबोर्ड। इसके अलावा माउस, इसके अलावा स्कैनर, इसके अलावा जॉयस्टिक, ये सभी क्या होते हैं? ये आपके क्या हैं? इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में अगर हम देखेंगे तो आउटपुट डिवाइस में आपका आ जाएगा मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर से भी आउटपुट डिवाइस होता है। जेपीईजी का मतलब क्या होता है? जेपीईजी इमेज जो होता है उसके फॉर्म में होता है, डॉट जेपीईजी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म बनता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओएस में
संचार के साथ परस्पर क्रिया किया जा सकता है, किसके साथ? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आइकॉन के साथ परस्पर क्रिया करके किया जा सकता है, तो सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? ये एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर नहीं होता, फायरवॉल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, प्रोग्राम होता है। ये किसी भी और हर नेटवर्क प्रसारण की अनुमति देने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आधारित डिवाइसों का एक संयोजन है, जो कि गलत है। ये नियमों के सेट के आधार पर प्रोग्राम को प्रसारण अनुमति देने अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिवाइसों का संयोजन है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी पार्ट है। फायरवॉल के बारे में जो सी पार्ट लिखा है वो सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में गटर किससे संबंधित? MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो होता है उसमें गटर शब्द होता है, वो गटर किससे संबंधित है? गटर का मतलब ये मार्जिन, पेज मार्जिन करता है, मार्जिन से मतलब होता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन है। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है? MS DOS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो ये पार्ट सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी एक्सेल में एक चार्ट जोड़ती है? तो ये अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, F11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, EEPROM, ठीक है, EEPROM का पूरा नाम बताना है। इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक इंक रिबन पर पिन मार्कर यानी कि पोकिंग करके अक्षरों को छापता है? तो कौन सा प्रिंटर इस तरीके से करता है? तो वो होता है डॉट मैट्रिक्स, उसको क्या कहेंगे? डॉट मैट्रिक्स। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्कशीट, मतलब कि एक्सेल के वर्कशीट की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो नॉन कंटीजियस रेंजों को प्रिंट करने के लिए सेलों की लाइन दो नॉन सेलों की इन दो नॉन कंटीजियस रेंजों को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा? तो यहाँ देखिए, सेलों की पहली रेंज का चयन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से सेल होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे? पहली रेंज को चेंज करेंगे, पहली रेंज को चयन करेंगे, इसके बाद कंट्रोल दबाएंगे, फिर सेलों की दूसरी रेंज को भी सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से दो सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है? इनमें से इनपुट डिवाइस के बारे में अभी बातें हुई हैं, इसमें से जॉयस्टिक जो हो जाएगा इनपुट डिवाइस है, बाकी प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन डॉट बैट होता है? तो डॉट बैट फाइल एक्सटेंशन जो होता है PC बैच फाइल का होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है डॉट XLS, ठीक है। डॉट ये वर्ड का हो जाता है .doc, ठीक है। XLS जो है ये एक्सेल का हो जाता है, और एक होता है .ppt। तो ये याद रखिएगा, .ppt जो है ये पावर पॉइंट का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध है? इसमें से तो वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आंसर सी ऑप्शन सही है। इनमें से एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय नियंत्रित करता है जब ये ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले ले। तो वो प्रोग्राम होता है बायोस। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। अब क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, भातखंड संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो ये बना था 2001 में। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं? इनमें से तो यहाँ पे अगर हम देखें कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा। तो जब ये क्वेश्चन आया था तब संकीसा इसका भाग नहीं था, तो आंसर ये था। लेकिन अभी चारों क्या हैं? बौद्ध परिपथ के भाग हैं। साथ ही साथ दो और शहर हैं, एक है सारनाथ, ठीक है, सारनाथ, और दूसरा आता है इसमें कौशाम्बी। तो ये 6 शहर हैं जो बौद्ध परिपथ के भाग हैं इसे अभी वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने धार्मिक स्थानों को मिलाकर नाथ कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया? तो नाथ कॉरिडोर में अगर हम देखेंगे तो इसमें टोटल 7 मंदिरों को, धार्मिक स्थानों को मिलाकर बनाया गया। तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 7 मंदिर कहाँ के हैं? तो बरेली के हैं सभी। कौन कौन सा है? तो अलखनाथ मंदिर है, मदीनाथ मंदिर है, तपेश्वर नाथ, गोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ, बनखंडी नाथ और भगवान शिव मंदिर। तो इस तरीके से 7 मंदिर को नाथ कॉरिडोर बनाने के लिए घोषणा किया गया।
जल जीवन मिशन के तहत घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो था बुलंदशहर जिला। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। वो स्तूप स्थल जहाँ जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से नहीं रहा, तो वो कौन सा स्तूप स्थल हो जाएगा? तो वो था सांची। सांची भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल नहीं है। बाकी सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर अगर देखें तो ये सभी बुद्ध के जीवन से संबंधित है। जैसे कि अगर हम देखें लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। इसके बाद सारनाथ में क्या इन्होंने किया था? पहला उपदेश दिया था। फिर इसके बाद बोधगया में क्या इन्होंने तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी और परिनिर्वाण हुआ था। तो इस तरीके से और बाकी सभी सुमेलित हैं। बाकी सांची इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है ये बताना। तो वो हो जाएगा, वो कौन सा जिला है? तो वो है सहारनपुर। डी पार्ट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया है 18 जून 2001 में। डी पार्ट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो वो हो जाएगा ऊपरी गंगा। ठीक है, ऊपरी गंगा हो जाएगी। 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी रही? तो 20.2% रही थी। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। यहाँ पे किन किन नदियों के उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे तो गोमती नदी, साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे बेतवा नदी, ये दोनों नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। तो सी पार्ट हो जाएगा 1 और 3। अब गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये पीलीभीत जिले से निकलती है। पीलीभीत जिले से, पीलीभीत जिले में एक गोमत ताल है। तो गोमत ताल से जो है गोमती नदी निकलती है। और ये अगर देखेंगे तो लखनऊ, लखीमपुर और जौनपुर जिले से होकर बहती है। जौनपुर, और एक गंगा नदी की क्या है? उपनदी है। 3 जिलों से होकर बहती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये निकलती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। रायसेन जिले से निकलती है। बिंद पहाड़ी, वहाँ बिंद पहाड़ियाँ, तो बिंद पहाड़ियों से बेतवा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कोयला सोनभद्र से प्राप्त होता है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर से प्राप्त होता है, सिलिका बालू प्रयागराज से प्राप्त होता है, यूरेनियम झांसी से प्राप्त होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट गलत है। यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला है जिसका नाम है ललितपुर जिला, जहाँ से प्राप्त होता है, झांसी से नहीं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो बहुत बार एक क्वेश्चन आया है। बी पार्ट हो जाएगा 9। राई लोकनृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से? तो राई लोकनृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित। तो बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्रृंगबेरपुर बांदा जिला दिया गया है, हस्तिनापुर मेरठ में है, विंध्याचल मिर्जापुर में, देवा शरीफ बाराबंकी। तो यहाँ पे बी सी डी ये तीनों सही है। श्रृंगबेरपुर गलत है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये प्रयाग से 45 किलोमीटर दूर लखनऊ रोड पर पड़ता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर किया, मतलब कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में किया गया था। तो डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है, और कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नोएडा में। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। उत्तर प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की गई है, और कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया लखनऊ में। तो डी पार्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में कब सूचीबद्ध किया गया था? तो ये सूचीबद्ध हुए थे 2003 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बिजनौर जिला। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिजनौर जिला। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका बिठूर। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में। ठीक है। तो कानपुर में, बिठूर में जो है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। अब ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।
मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।